नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को, फटाफट तुरंत लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज इंट्रोडक्शन ही मैं खबरों के साथ करूंगा और फिर चर्चा पर आएंगे। सबसे पहले खबर दिखाइए। कोई बात नहीं, सीधे खबर। भास्कर, देखिए एसआईआर पर सुनवाई, हटाए गए वोटर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला आधार भी दे सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां लोगों की मदद करें। नेक्स्ट, बिहार एसआईआर, वोटर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्राफ्ट रोल कैन सबमिट एप्लीकेशंस ऑनलाइन विद आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब देखिएगा। इसके बाद खबर शुरू, इसके बाद हम करेंगे। बिहार एसआईआर रो एससी हियरिंग अपडेट्स, एससी डायरेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज टू असिस्ट वोटर्स टू फाइल क्लेम। इस तीसरे वाले को थोड़ा अलग से फ्रेम में मढ़वा करके रखिए, ठीक है। Bar and bench, Bihar SIR. Supreme Court says those excluded from draft voter list can submit Aadhaar to claim inclusion. Next, अगले पे आइए, अगले पे आइए। अभी और भी है, उसको आपने कहा था जिसको मैंने कि फोटो फ्रेम में रखिए, उसको संभाल के उसको देखिएगा और इसको देखिए। और 3 नंबर वाला कंट्रोल रूम आपको भी दोबारा दिखाना पड़ेगा। अब ये देखिए, राजनीतिक पार्टियां खूब शोर मचा रही हैं लेकिन सहयोग के नाम पर जीरो। ये कौन कर रहा है? आगे पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन राजनीतिक दलों ने कितने बीएलए नियुक्त किए। आयोग ने कहा 1,61,000। द्विवेदी ने कहा, द्विवेदी कौन है? ये चुनाव आयोग के वकील हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं। द्विवेदी ने कहा कि एक ओर तो 1,61,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के बावजूद एक भी आपत्ति नहीं दाखिल की, लेकिन वहीं राजनीतिक पार्टियां खूब शोर मचा रही हैं। लेकिन आयोग को सहयोग के नाम पर जीरो है। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, अभी आगे इसी को समझना है। आयोग को सहयोग के नाम पर जीरो है। राजनीतिक पार्टियों को विरोध का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें इस बाबत सहयोग करना चाहिए। आगे कई जल्दबाजी में छूट गया है कि अपोजिशन को, बेसिकली ये खबर हमने ऊपर नहीं दिखाया है, ऊपर सबने लिखा है कि विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा क्लास लगा दी है, लेकिन खबर ये है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला एक बार फिर से दिखा दीजिए जो तीसरे नंबर पे था। बिहार एसआईआर रो एससी हियरिंग अपडेट्स। आगे अपडेट्स में देखिए, एससी डायरेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज टू असिस्ट वोटर्स टू फाइल क्लेम्स। अब हटा दीजिए। अब सुन लीजिए हम थंबनेल क्या लिखे हैं और क्यों लिखे। आज क्लियर, थोड़ा अलग टाइप से आपको दिखाएंगे खबर, और उसे वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। हमने लिखा, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के सामने मदद की गुहार लगा रहे ज्ञानेश। राहुल और तेजस्वी की मदद लेकर चुनाव आयोग नया खेल खेलेगा। क्यों? बस फिर एक लाइन बोलूंगा, 1 मिनट, और हेमंत भाई फिर आगे बोलेंगे। जरा एक बार आप लोग फ्लैशबैक में जाइए। एसआईआर जब शुरू हुआ था, एसआईआर शुरू करते समय आरजेडी से, कांग्रेस से, राहुल से, तेजस्वी से, अखिलेश से, स्टालिन से किसी से पूछा था? और छोड़ दीजिए बाकी प्रदेशों, बिहार की बात हुई, बिहार में दीपांकर से पूछा था, बिहार में तेजस्वी से पूछा था, बिहार में राहुल गांधी से पूछा था, या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछा था? किसी से कोई एसआईआर को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज की कोई मीटिंग कॉल की गई हो, जरा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे कि इस डेट में कोई लेटर जारी होता है ना, कि इस तारीख को एसआईआर शुरू करने पर हमने राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की, ऐसा कोई लेटर जारी कर। आपने अपने मनमानी से एसआईआर करवाया, पूरा लीप पोत करके बराबर कर दिया। पूरे बिहार में मतदाता सूची को ऐसा आपने अस्त व्यस्त किया है जिसमें पता ही नहीं चलता है कि फर्जी के बीच असली कहाँ है, और असली के बीच फर्जी तो नजर ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ। इतना लीप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार वकील जो बोलता है वो पक्षकार का ही की ही बात बोलता है, उसी भावना को वहां पे प्रतिबिंबित करता है। तो ज्ञानेश कुमार ही बोल रहे हैं कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं।
किस बात का सहयोग मांग रहे हो? आपके फर्जीवाड़े को लीगलाइज करने का सहयोग। किस बात का सहयोग? क्यों राहुल और तेजस्वी क्यों सहयोग करें? मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब आज मुझे उम्मीद है अभी भी आगे कि राहुल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये इस बात को रख दें सूर्यकांत के और बागची के सामने, भाई किस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे सपोर्ट। चलो, जब तुम फर्जीवाड़े किए हो और तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी 10 दिन में साफ होने से रही, तो क्यों सहयोग? आपने 50 दिन 52 दिन में जो गंदगी फैलाई है, अब 8 दिन में कह रहे हो सफाई करते हैं मिल करके। अब इसमें खेल क्या है? राहुल और तेजस्वी से सहयोग मांग के क्या खेल करना चाहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए शामिल हो जाएं, वो 10-10 जो है आपत्तियां दर्ज करवाएं, और जब 31 तारीख को ताला लग जाए, चैप्टर क्लोज हो जाए, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे माय लॉर्ड आप देखिए आरजेडी ने भी तो उसके बीएलए ने किया है आपत्तियां, जितनी आपत्तियां उन्होंने किया सब हमने समाधान कर दिया। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के बीएलए ने आपत्तियां दर्ज की, हमने उसका समाधान किया। आपने 22 लाख मृतक हटा दो 65 में, 43 लाख आपत्तियां कैसे दर्ज हो पाएंगी? 43 लाख अगर मान लिया एक काल्पनिक संख्या मान ले फर्जीवाड़ा, कहां आपत्ति दर्ज होगी? कौन करवा पाए? बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए हम कहे बहुत खेल अब बिगड़ गया है। अब इसमें एक बात और है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट भी तब से जो है कहते हैं हम लोग के गांव बर देखुआ वर देखने आने वाला, सुप्रीम कोर्ट भी वर ही देख रहा है। वर के माथे मुहर नहीं लगा रहा है कि ये दूल्हा फाइनल है। हर हियरिंग में विपक्षी पार्टी आप बताइए, चुनाव आयोग आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। अरे सब कुछ सामने है, तो अब कितना दिन जो है वो करना है? कुल मिला के मुझे निजी तौर पर लगता है कि दोनों टाइम बाय कर रहे हैं। जितना वक्त गुजर जाए आगे देखेंगे, फैसला वैसला होगा। वक्त गुजर जाने दो, 31 गुजर जाए, फिर सितंबर गुजर जाए, फिर चुनाव गुजर जाए। आपको याद है महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार 2.5 साल चली, उसका कौन जिम्मेदार है? एकमात्र जिम्मेदार इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत, एकमात्र जिम्मेदार। जिसने कहा असंवैधानिक सरकार है, उसी पे तारीख लगती रही और सरकार ने कार्यकाल पूरा कर लिया। चलते हैं हेमंत भाई के पास, जल्दी जल्दी भी 7 मिनट खा ही गया मैं। चलो हेमंत भाई, अब जरा बताइए आप सिलसिलेवार कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मिलजुल करके रायता फैलाने की कोशिश है या मिलजुल के रायता समेटने की कोशिश है? ये दोनों में बहुत गफलत है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, थोड़ा सा दिनों की काउंटिंग में गड़बड़ होगी। आज 58वां दिन है। 58 दिन से ज्ञानेश कुमार गुप्ता 24 जून से ये रायता फैलाना शुरू हुआ था और आज 22 अगस्त। तो 58 दिन से जो रायता वो फैला रहे थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर उसको समेटने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। 4 और आदेश किए हैं, एक एक लाइन में पहले वो बताऊंगा ताकि दर्शकों को क्लैरिटी रहे हम क्या चर्चा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद सारी बात है। 58वें दिन श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता को ये याद आया कि पॉलिटिकल पार्टी भी स्टेक होल्डर होती है और उनकी भी मदद ली जानी चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मदद कब ली जानी चाहिए? जब आप एसआईआर का फैसला लेने जा रहे थे, उससे पहले उनको बुला करके ऑल पार्टी मीटिंग करते, या तो दिल्ली में, नहीं तो आप पटना आकर के सारा आयोग आके मुलाकात मीटिंग कर सकता है। वो आपने नहीं किया। किसी भी स्टेज पे आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई संवाद नहीं किया, किसी भी स्टेज पे। और आप जब चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फंस के आके खड़े हो गए, तो आज आपने उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के गले में मरा हुआ सांप डालने की कोशिश की। ये शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मरा हुआ सांप क्यों कह रहा हूँ? 65 लाख लोगों के नाम, इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसकी ना लोग इसकी गंभीरता को और इंटेंसिटी को नहीं समझ रहे आशीष भाई। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्या मामला है। 65 लाख तो कमिट कर लिया आपने के हो गए, 22 लाख तो वो जिनकी मौत बता रहे हैं, विच इज ए रॉन्ग फिगर। जिनकी मौत बता रहे हैं वो राहुल गांधी के साथ 10 जनपद पे चाय पी रहे हैं, ये आपने देख लिया। वो बिहार के अंदर राहुल गांधी को रोज बता रहे हैं कि कैसे हमें मार दिया, हम मरे हुए नहीं, हम आपके साथ रोज देखते हैं, आपको नई बात है।
उसके बाद 43 लाख वो जो या तो पलायन करके जो इस एड्रेस पे नहीं, ये दो तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिए, जैसे माने उस पर आगे आएंगे। जो बाकी 12% लोग, जो आज प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर 12% लोग ऐसे हैं जिनके फार्मों के ऊपर बीएलओ ने ये लिखा हुआ है कि नॉट रिकमेंडेड। सोचिएगा 12% कितने होते हैं, 72 का 12% देखिएगा, वो 75 लाख से ऊपर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, वो जो नॉट रिकमेंडेड लिखे हुए वो सारे ड्राफ्ट लिस्ट में रहेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट में रहेंगे, रख लीजिए आपने, कोई बात नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल पहले दिन से और आज तक एक ही है, और जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, वो ये सवाल है कि जो फार्म आप बता रहे हैं 7 करोड़ 32 लाख 23 लाख, उनमें से कितनों के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और कितनों के नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में 3 बार पूछी जा चुकी है। ये बात ज्ञानेश कुमार गुप्ता की 83 मिनट के राष्ट्र के नाम रैली में, भाजपा की रैली जो थी, उसमें 4 साथियों ने सवाल पूछे कि आप ये बताइए कितनों के साथ डॉक्यूमेंट है, कितनों के साथ नहीं। चारों बार क्या कहा उस आदमी ने कि साहब ये जानकारी बीएलओज के पास है और आरओज के पास है, ईआरओज के पास है, बाकी सारी जानकारी ज्ञानेश गुप्ता के पास है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नीचे, छोड़ दीजिए इस बात को। आपने 65 लाख का फिगर ले लिया, 12% वो कहां जाएंगे जिनका मैंने जिक्र किया नॉट रिकमेंडेड, वो केवल ड्राफ्ट सूची में रहेंगे, फाइनल में रहेंगे या नहीं ये कौन बताएगा, हु कैन एश्योर, नोबडी। फिर जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा, नोबडी कैन। आज जब चारों तरफ से फंसा खड़ा था चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके रायते को जो फैलने से और ज्यादा बचाने की कोशिश में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ऑर्डर बता रहा हूं स्पेसिफिकली, एक लाइन। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हैं। वे न्यायालय में प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या बीएलए की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं, यानी कि ऑनलाइन जमा कर दीजिए, फिजिकल देने की जरूरत नहीं। एक, सभी राजनीतिक दलों के बीएलए को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया जाता है कि लगभग 65 लाख ऐसे व्यक्ति जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, उन्हें मृत या स्वेच्छा से पलायन करने वालों को छोड़कर 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान की जाए। वो तो पहले भी कर रहे थे, उनको किसने नहीं करने दिया, ये बताएंगे जरा, किसने नहीं करने दिया। और ये बाकायदा बात आई कि जो 1,62,000 जो बीएलएस हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, वो लोगों को लाते हैं और ये उनको भगा देते हैं, क्योंकि वो आगे तो सारा खेल ही पकड़ लेंगे, तो उनको तब शामिल नहीं किया गया। फिर जहां भी भौतिक रूप से फार्म जमा किए जाते हैं, बीएलओ को प्राप्ति की पावती देने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि ऐसी पावती इस बात का प्रमाण नहीं होगी कि फार्म पूरी तरह से भरा हुआ है। ये आज का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट। अब आशीष भाई बिल्कुल मेरिट पे इसको आर्ग्यू करें, मैं चाहूंगा एक वकील के नाते, एक वकील की तरह आर्ग्यू करें। कोई भी फैसला कोई संवैधानिक संस्था लेती है, कोई व्यक्ति रहता है, कोई भी अथॉरिटी लेती है, इंस्टीट्यूशन लेता है, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या चीज है कि उसके पीछे की मंशा क्या है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम है हर योग्य व्यक्ति को वोट का अधिकार सुनिश्चित करना, उसकी वोट डालना सुनिश्चित करना, यही है या इसके अलावा कुछ। 1950 से लेकर के आज तक चुनाव आयोग का एकमात्र मैंडेट समावेशी रहा है कि जितने मैक्सिमम लोगों को आप इन्वॉल्व करके वोट डलवाएं उनका और उनको हिस्सा बनाए लोकतंत्र, यही रहा है। इस पूरे में एसआईआर की अवधारणा कहां से 21 तारीख की रात को, 23 तारीख की रात को, 23 जून को यह आकाशवाणी कहां से हुई ज्ञानेश गुप्ता को कि ये करवाना है। क्या इससे पहले उन्होंने किसी राजनीतिक दल, किसी स्टेक होल्डर से किसी भी स्तर पर कोई बातचीत की थी? 24 जून को एक नोटिफिकेशन निकालते हैं और फैसला हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी बिहार जैसी बड़ी स्टेट पे। और वो जब सारा नाटक खत्म हो लिया, सारा जो आधा समय अपील का भी चला गया, ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी चला गया, उसके बाद कार्यकाल संभालने के 178वें दिन ज्ञानेश गुप्ता देश के सामने प्रकट होते हैं बतौर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता। ये सारे देश ने देखा। इस बिटवीन क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कहां कहां एक्सपोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और किन बातों पर इन्होंने बहस की, इनकी मंशा क्यों संदिग्ध है, मैं केवल ये बताना चाहता हूं। पहली बात, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया इतनी बड़ी एक्साइज में। एक, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, क्या कहते रहे कि हमें कर लेने दीजिए, बस उसके बाद देख लीजिए, कोई मेरिट नहीं, कोई संवैधानिक पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, ला पॉइंट कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये 3 डॉक्यूमेंट को आप वैलिड मानिए, आधार कार्ड, एपिक और वो राशन कार्ड। इधर उधर की बात करते रहे।
उसके बाद आए कि हम इसको अभी तक नहीं मानेंगे, तब तक वो तारीख नहीं हुई। ठीक, 31 तारीख 24 तारीख तक की तारीख नहीं हुई। फिर कोर्ट ने कहा, इन्होंने बताया कि साहब 65 लाख लोगों के नाम नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में, उनमें 22 मृतक है और बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मृतकों की सूची अपीलकर्ताओं को दो, एडीआर। इन्होंने अपने जवाब दावे में क्या कहा कि हम इनको देने के लिए बाध्य नहीं, कानूनी तौर पर ये कहा। उसके बाद कोर्ट गए। कोर्ट ने कब कहा कि आप इनको दीजिए? 14 अगस्त। सोचिएगा, रिवीजन फाइल करने का, क्लेम फाइल करने के 14 दिन निकलने के बाद ये कहते हैं कि फिर उसके बाद इन्होंने जारी किया। आज इसकी कंप्लेंट मंशा, किसी भी स्तर पे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी के स्तर पे बीएलए इन्वॉल्व नहीं है। सारी बात छोड़ दीजिए, नॉन रिकमेंडेड को भी छोड़ दीजिए, बिना डॉक्यूमेंट वालों को भी छोड़ दीजिए। ये तो बता नहीं रहे तो छोड़ दीजिए, मैं और आप कर भी क्या सकते। अब सवाल ये है कि जो ये 43 लाख लोग, जो 43 लाख लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ज्ञानेश गुप्ता, वहां पे कितने साथियों ने पूछा कि साहब ये बता दीजिए कि ये जो 43 लोगों में, इनमें से कितनों ने आपत्तियां फाइल की, रिव्यू फाइल की? तो उन्होंने बताया कि 28,000। 43 लाख लोगों में से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक केवल 28,000 लोगों ने, ये ज्ञानेश गुप्ता कह रहे, मैं और आशीष शिपराशी। ठीक, आज तक, आज ये बताया कि 85,000 नए लोगों ने अप्लाई किया। आज बताया वो जो 43 लाख थे, उनकी आपत्तियां कब फाइल होंगी और उनका कब निपटारा होगा? आज कितनी तारीख है? 22। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बीएलए तक जो सीईओ बिहार है वो कब तक जारी करेगा? कल या आज रात। दिन कितने बज जाएंगे? 8। 31 का महीना, 8 दिन में आपत्तियां फाइल हो जाएंगी साहब। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? टेक्निकली पॉसिबल है? क्या अदालत इसका समय नहीं बढ़ा सकती थी? नहीं बढ़ाया गया। क्यों नहीं बढ़ाया गया? आई लीव इट टू द ऑनरेबल जजेस, दैट इज नन ऑफ योर एंड माय बिजनेस। सवाल ये है कि हर स्टेज पे चुनाव आयोग वोटर्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था या एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा था? उसका मैंडेट क्या है? इंक्लूजन का। वो काम क्या कर रहा है? एक्सक्लूजन का। क्या केवल इसी ग्राउंड पे, इस अलार्सिटी पे, इस स्पीड पे, केवल इसी मंशा पर क्या ये जो एसआईआर थी खारिज होनी चाहिए थी या नहीं? मैं तो एक लेमन की बात कर रहा हूं, मैं वोटर का वकील हूं। चुनाव आयोग के तो बतेरे बड़े से बड़े वकील, पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े वकीलों। मैं ये कह रहा हूं, जो देश के आम नागरिक का जो वोट का अधिकार है वही तो सुनिश्चित है। बाकी तो सूचना का अधिकार का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, भोजन का अधिकार निपटा दिया, शिक्षा का अधिकार आप देखते हैं, रोजगार का अधिकार सारा निपटा दिया। एक ये वोट का अधिकार बचा हुआ है, इसको ज्ञानेश गुप्ता के नए चुनाव आयोग ने इस रूप में ले लिया। तो ये अब दर्शकों को और इस देश के वोटर को सोचना पड़ेगा कि जिस संस्थान का मैंडेट उनकी वोट सुनिश्चित करना है, क्या वो उसको एक्सक्लूड कर रहा है? और यदि हाँ, तो किसके कहने से कर रहा है? उसके पीछे मंशा क्या है? क्या वो अभी तक नागरिक सरकार को चुनता आया था, अब सरकार वोटर चुन रही है? ऐसा है क्या? ये अपेरेंटली दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, उस दिन एक घटना फिर याद दिलाता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप और मैं एक एक शब्द सुन रहे थे उसका। वहां पर क्या पूछा गया उनसे, श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता से, कि साहब अब वेस्ट बंगाल का भी चुनाव है, तमिलनाडु का भी है, पूरे देश में अलग अलग जगह है, तो आप एसआईआर कब करेंगे? तो एक दूसरे की तरफ हंस के पता है क्या बोले ज्ञानेश गुप्ता? कि हम तीनों बैठेंगे, बात करके बताएंगे। यानी कि एक बार ये खेल पूरा हो जाए बिहार में, उसके बाद इतनी ही छोटी टाइमलाइन के अंदर बंगाल में ये खेल किया जाएगा। वरना तो शुरू कर लो, कौन कौन रोक रहा है? हाँ, अभी आपके समय पास है। टाइम है, इतना आरोप लग रहा है आपके पास, वो है कि यहाँ पर बिहार में जो गलती हुई आगे कोई ना आरोप लगा पाए। तो अब सबक सीखने का समय है कि भाई वहां 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए ना, लेकिन आपने इंक्लूड नहीं करना। आपकी मंशा एक्सक्लूजन की है। उस मंशा को कौन रोक सकता था? माफ कीजिएगा, उस मंशा को केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था। और अगर ये नहीं रोकी हुई तो ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है, यहां से ज्ञानेश गुप्ता की हिम्मत और जो कहते हैं ना कि मिस एडवेंचर की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। हर पॉइंट पर 22 जब से ये केस फाइल हुआ है, हर पॉइंट पे उन्होंने किसी पे तर्क किया हो, हर पॉइंट पे कुतर्क किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साइड स्टेप करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहने की कोशिश की कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट मत बताइएगा, याद होगा। उसके बावजूद कोर्ट ने पहले सजेस्ट किया, फिर ऑर्डर किया। उसके बाद ये कहा कि नाम बता दीजिए, नहीं दिए नाम, फिर ऑर्डर करना पड़ा कि नाम दीजिए। ये हालत है। यानी कि
चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता की इतनी हिम्मत और हिमाकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पेशेंस को भी टेस्ट कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा वो क्या कर रही है। और केवल ये कह के कि मैं एक संवैधानिक संस्था हूं, इसका मतलब मैं देश के रूल ऑफ लॉ से ऊपर हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया? ये बात सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेगी। और क्या कहा था जस्टिस सूर्यकांत ने कि अगर बड़े पैमाने पर वोट कटेंगे तो हम स्टेप इन करेंगे। और कितने वोट कितने पड़ेंगे? अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख बताए हैं। जब ये सारा खेला सामने आएगा फिर कहां जाओगे? और फिर आखिर में ये कहेगा चुनाव आयोग कि हम तो संवैधानिक संस्था हैं, हम इंडिपेंडेंट, हमें काम करने दीजिए। और ये कहेंगे जैसे पहले होता था कि ठीक है करिए जी। तो अगर ये मंशा है तो सैल्यूट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ज्ञानेश गुप्ता ने तो चुनाव आयोग बनाई दिया। ये वो सवाल है शीश भाई जो इस देश के मीडिया लैंडस्केप से गायब कर दिए। इसलिए हम दोनों की जिम्मेवारी ज्यादा है, हम जैसे साथियों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि एक एक संवेदनशील पॉइंट की चर्चा की जाए, बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कितने बिना कड़वे शब्द प्रयोग किए इस मामले में? क्या क्या किया? पहले कहा आधार को यूज करो, राशन कार्ड यूज करो, एपिक को यूज करो। दोबारा ऑर्डर कर, सजेस्ट किया, ऑर्डर किया। 65 लाख के नाम दो, नहीं दिए, ऑर्डर किया, तब नाम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एक ही बात 2 बार कह के लागू करवानी पड़ रही है। ये हिम्मत और हिमाकत है, ये कहां से आई है? ये नहीं, देखना इसमें पड़ेगा। इसमें दूसरा कुछ थोड़ा दूसरे एंगल पे भी जाना होगा हेमंत भाई। पहली बात तो ये कि ज्ञानेश कुमार को किसी ऐसे शक्तिमान पर भरोसा है जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। किसी ऐसे पर भरोसा है कि कुछ भी हो जाए वो बाल नहीं बांका कर पाएगा कोई भी। अब दूसरी बात, क्यों मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। इसी पे इस सवाल के दायरे में माननीय सर्वोच्च अदालत भी आता है। याद कीजिए, अभी अभी हम आधार के ऑर्डर की बात आज कर रहे हैं ना। आधार का सुझाव की तारीख क्या थी? सुझाव की तारीख क्या थी? शायद 22 तारीख थी, क्योंकि 28 को 21 शायद तारीख थी, 28 को अगली हियरिंग की डेट दी गई थी। मतलब जो भी, मुझे लगता है 21-22 तारीख जो रही हो। फिर 28 को अगली हियरिंग की दी गई थी कि 25 को कंप्लीट हो जाएगा और 28 को अगली हियरिंग होगी। ऐसा ही कुछ था। मतलब मैं मानता हूँ 28 तारीख के आसपास का मानो। वो सजेशन दिया था। एग्जैक्ट तारीख आप देख लोगे तो आपके पास तारीख नोट होगी। सजेशन दी। उस सजेशन को खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने। अब आदेश में तब्दील होने में कितना तारीख हो गया? 22 तारीख हो गई ना। अगर उस समय ये आदेश होता तो आधार के साथ ऑब्जेक्शन करने का मौका 1 अगस्त से 31 अगस्त 31 दिन 31 डेज 31 दिन के लिए मिलता है। अब कितने दिन के लिए मिलेगा? कल से मान लो मिलेगा 8 दिन 9 दिन के लिए मिलेगा। 31 दिन वाला आ गया 30%। साइज छोटा हो गया ना, मौका कम हो गया, और कम नहीं बहुत कम हो गया। उसके बाद 65 लाख मतदाताओं जो है, ये आप डिटेल जारी करिए। ये कब कहा और क्या हुआ? 5 तारीख को एडीआर ने, जो मैं कह रहा हूं तारीख दायबा हो सकती है, 4 या 5 तारीख को एडीआर ने एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि ये बोला जाए आयोग को कि जो है वो जारी करें, 65 लाख की डिटेल जारी करें। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक आप जारी कर दीजिए। अगर 9 अगस्त तक जारी हुआ होता, 9 को जारी हुआ होता, तो 31 में से 9 घटाइए, 22 दिन थे। 22 एग्जैक्टली। एडीआर के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सबके पास 22 दिन था उस 65 लाख के डेटा को एनालाइज करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए, सबके लिए 22 दिन होता। 9 तारीख को उसने कहा, 9 तारीख को एफिडेविट देके कहा कि हम बाध्य नहीं। ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को सुनवाई शुरू की। 12 को सुनवाई हुई, 13 को सुनवाई हुई, 14 को सुनवाई। 14 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा। आपके पास 3 दिन का, 2 दिन 3 दिन का टाइम है, आपको देना पड़ेगा। अब आया कब? वो 17 तारीख या 18 तारीख को वो आया। जो 9 को आना चाहिए आ जाता, 9 को आ जाता, वो 18 को आया। 9 दिन फिर खा गए। इसी को ये वो चीजें हैं शायद जिस पर कहीं भी नहीं चर्चा, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट है।
आजकल तो सबसे डर लगता है ना, आजकल तो सत्ताधारी दल के किसी भी व्यक्ति से डर लगता है। वो तो मान लीजिए सर्वोच्च अदालत है, उसकी अवमानना पर भी आदमी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो जब चारों तरफ डर है तो कौन इतना जाए बिटवीन द लाइन एक एक दिन गिनने कि क्या उसके उसका नुकसान क्या है। दूसरी बात, एक बात और, मैं दो बातें कहूंगा फिर आपसे फाइनल कमेंट भी लेना है। आपने अभी शुरू में एक बात कहा कि उस दिन पीसी में, हमने भी सुना, पीसी में 4 लोगों ने कहा कि वो जरा बता दीजिए कि कितने लोग डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं। तो कहा वो बीएलओ, एआरओ, आरओ, यही बात ना। मैं एक बात फिर पूछना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं कि क्या ये सवाल अगर जायज नहीं है तो आप हमें जो कहो हम कान पकड़ माफी मांग। ये बीएलओ को पता है, लेकिन ये जो डाटा आपका है 22 लाख मर गए हैं, ये कहां से आया? होनोलुलु से आया? आपको मोदी जी ने दिया, अमित शाह ने दिया, द्रौपदी मुर्मू ने दिया, किसने दिया? जब सारा डेटा आपके पास बीएलओ से आया है, आप हर दिन, हेमंत भाई और हम लगातार इस पर शो किए हैं, हर दिन आप अपडेट करते थे। आज 47% फॉर्म जमा हो गए, आज 57% फॉर्म जमा हो गए। वो कौन बताता था? नीतीश कुमार बता रहे थे। कौन बता रहा था? वही बीएलओ बता रहे थे ना। तो बीएलओ ने आपको सब बताया, बीएलओ ने सब बताया, बस वही नहीं बताया जो आपसे पत्रकार पूछ रहे थे। जो सवाल देश जानना चाहता है वही बीएलओ ने नहीं बताया। और ये बात कहना कि ये बीएलओ को पता है और फलाना फलाना हमको पता है, बीएलओ के अलावा आपकी जानकारी का स्रोत और कौन है, जरा ये भी बता दीजिए। क्या संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं? आपके ये जानना होगा। अगर बीएलओ के सारे बीएलओ की जानकारी आप तक होती तो ये भी जानकारी होती कि कितने अटैच हैं फॉर्म। तो आप जो जो बोल रहे हो, समस्या है कि हमारे देश के लोग सो रहे हैं, उनको तर्क और सवाल दोनों नहीं पसंद है। नहीं तो आप जिस संवैधानिक संस्था के आड़ में हो, उस आड़ को हटा करके और तर्कों और सवालों के जरिए नग्न कर देते पूरा देश। उसके बाद दूसरी बात, आधार वाली खैर चर्चा हमने कर ली, आधार को कितना डिले किया गया, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। अभी भी एक बात मेरे मन में संदेह है, बिना डॉक्यूमेंट वाले क्यों छिपाए गए हैं आंकड़े? ये संदेह है, यस, क्यों छिपाए गए? क्या फाइनल आखिरी दिन बीएलओ बताएगा कि इतने नहीं डॉक्यूमेंट थे, इनको हटाना पड़ रहा है? आखिरी दिन बताएगा बीएलओ? नहीं आशीष भाई, ये तो अपनी जगह ही है। इससे आगे महत्वपूर्ण सवाल जो है आप उसको देखिएगा। ये सारा खेल किसने किया? ज्ञानेश गुप्ता ने किया। इसमें राजनीतिक दल कहां थे? कहीं नहीं थे। विचार के स्तर से लेकर के आज तक, जबकि चैलेंज करने के भी 22 दिन जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजनीतिक दलों की याद आई, यानी कि उनको कहीं ना कहीं फंसा दिया। बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी लास्ट स्टेज पर जाकर के अब उनको राजनीतिक दलों को उसमें उनके ऊपर लादा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को आज लताड़ रहा है। उन्होंने अब पहले क्यों नहीं ध्यान रखा कि लोगों के नाम कटेंगे, इनको पहले पार्ट बनाइए, इनका हिस्सा बनाइए पॉलिटिकल पार्टीज को। राजनीतिक दल तो पहले दिन से ही पुनरीक्षण के खिलाफ थे, उनको पता था ये अफरा तफरी मचेगी। उन्होंने कोशिश की, उनके बीएलओज ने, जो बीएलए सॉरी 1,62,000 में, इनके सिस्टम ने क्या कहा कि आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, और उनकी स्वीकार नहीं किया, खुद ही साइन करते। और जब अब फेग एंड आ गया और मुंह दिखाने की जगह नहीं बची, तो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारी मदद नहीं कर रहे। तुमने मदद मांगी कब थी इनसे? तुमने इनसे कब मदद मांगी? चुनाव आयोग ने कब मांगी थी? ज्ञानेश गुप्ता ने कब मांगी थी? तो अब वो सारा जो अपना किया धरा है उसका ठीकरा आप किसके दम पे कर रहे थे? अपने दम पे या बीएलएस के दम पे? किसके दम पे किया था ज्ञानेश गुप्ता ने? बता दीजिए आप, किसके दम पे कर रहे थे वो? और आज इस स्टेज पर आकर के उसको उनके गले में मरा हुआ सांप अपना डालना कि देखो इन्होंने मदद नहीं की, यानी कि क्राइम तुम कर रहे हो, मंशा तुम्हारी है, खेल तुम कर चुके हो, और अब फेग एंड पे आकर के आप उनको पार्टनर इन क्राइम बना रहे हो और सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के बना रहे हो। ये स्थिति आशीष भाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जस्टिस सूर्यकांत को भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा इंक्लूजन की है कि एक्सक्लूजन की है? पूरी बहस जितनी तारीखें लगी आज तक, 10 जुलाई से लेकर आज तक, पूरी बहस में कहीं भी लॉ पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने अगर कोई एक लॉ पॉइंट पे चर्चा की हो तो मुझे लॉ पॉइंट बता दीजिए। केवल लफाजी, केवल कुतर्क, केवल संवैधानिक संस्था की याद, केवल प्रक्रिया, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। मैसेज लाउड एंड क्लियर है,
ये सारी कवायद, इसके पीछे आपकी मंशा संदिग्ध है, इसका मोटिव संदिग्ध है। और अब आप इस स्टेज पर आकर के ये सारी बीमारी में इन राजनीतिक दलों, ताकि कल कोई शोर ना करें, आप ये रास्ता बना रहे हो कि आपकी भी हमने सेवाएं ली थी। किस स्टेज पे सेवाएं ली, किस स्टेज पे सेवाएं ली? और आप बंगाल में शुरू क्यों नहीं कर रहे, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं शुरू कर रहे? और क्या कह रहे थे ज्ञानेश गुप्ता कि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो इस देश का सबसे बड़ा चुनाव तो आशीष भाई पिछले साल मई में था, लोकसभा का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। उससे पहले क्यों नहीं कराई ऐसा यार? तब भी तो तुम चुनाव आयोग नहीं थे, तब राजीव कुमार शायद तुम्हारे बॉस थे, आज तुम बॉस हो। वहां तब क्यों नहीं करवाया आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि तब चुनाव चुराने की टेक्नोलॉजी कोई और थी, महाराष्ट्र में वो पकड़ी गई, तो अब ये नई टेक्नोलॉजी आपने इजाद की। माफ कीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे अब भी उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकता हूं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम ऐसा उठाए ताकि इस तरह की अराजकता करने की कोई भी कोशिश, कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान की आड़ में करके नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे। इस देश के नागरिकों को पहले ही प्रजा बनाने का प्रोजेक्ट 11.25 साल से चल रहा है, चुनाव आयोग उसमें भागीदार हो चुका है। अब केवल कोई बची है उम्मीद, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही बची है। उसको इनकी मंशा समझनी चाहिए। और 8 सितंबर को अब तारीख लगी है, मुझे उम्मीद है कि शायद वो एक कोशिश करे, वरना तो इनके पास तो है कि देखिए हमने तो कर दिया और चुनाव का कार्यक्रम भी आ गया। ये सारा खेल अब बिहार की जनता जाने, विपक्ष सड़कों पर है, गारंटी है वो पूरे देश में उतरेगा। सुप्रीम कल जो आपने संसद के अंदर का दृश्य आपने देख ही लिया था, जो स्पीकर के यहाँ चाय पी रहे थे, बाकी तो कुछ चाय भी दिखी नहीं वहां पे, विपक्ष भी नहीं दिखा, चाय भी नहीं दिखी, दिखे तो कुछ चेहरे दिखे मुरझाए हुए। 11.25 साल में ऐसा चेहरा नहीं देखा होगा। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही कह सकते। बस एक ही लाइन है सुप्रीम कोर्ट के लिए आखिर में कि 8 सितंबर को चुनाव आयोग एक ही आपके सामने दलील लेके जाना चाहता है और उसी की कोशिश थी पूरे 30-32 मिनट का निचोड़। जैसे ही अपोजिशन के विपक्षी दलों के बीएलए शामिल हुए, यही द्विवेदी जी कहेंगे साहब विपक्ष भी तो इस एसआईआर में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हिस्सेदारी रही है, उसको कह रहा है कैंसिल करने के लिए। ये है। अब इतनी सी बात अगर मेरे से कम 1 मिलियन ज्यादा बुद्धिमान, उनकी बौद्धिक क्षमता, माननीय न्यायमूर्ति, हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति, परम आदरणीय न्यायमूर्ति, अगर वो ये बात, मतलब इतनी छोटी सी बात जब हम लोग के छोटे से भेजे में मगज में आ जा रही है, तो उनके इतने बड़े ब्रह्मांड जैसे मस्तिष्क में कैसे नहीं आएगी? मुझे यकीन है कि आ चुकी होगी कि ये द्विवेदी जी क्या करना चाहते हैं। द्विवेदी जी आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि अब तो ये मामला खत्म है, क्योंकि आप कैंसिल करने की मांग कर रहे हो, आप इसमें शामिल थे, आपने इसमें हिस्सेदारी की है, आपने आपत्तियां दर्ज की हैं, आपकी आपत्तियों का समाधान किया गया है, अब क्या कर रहे, यहाँ दलील दे रहे हो? यही अक्सरी मकसद है मोटा मोटी। और सब बताने के पहले 1,61,000 बीएलओ बता दिए द्विवेदी जी। अब वही बात है कि कैसे कोई पता नहीं भाई, अब हम लोग छोटे आदमी कैसे छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। अब पता नहीं, मुझे लगता है सूर्यकांत जी को पूछना चाहिए था कि अरे 3 लाख तुम्हारे वॉलंटियर कहाँ हैं? हैं हेमंत भाई, 3 लाख वॉलंटियर भी तो थे, वो कहाँ बिहार में सब अपना एसआईआर करके भाग बन के उड़ गए क्या? सारे चले गए गगनयान में, चंद्रयान में बैठ करके। 3 लाख वॉलंटियर थे, छोटे मोटे थे 3 लाख वॉलंटियर। कहां से आए एक थे, महीना कौन में, थे? कहां हाँ से आए थे, एक कौन महीना में थे? दोबारा हर घर पे एक चक्कर लगा लेते हो तो एक ही वो महीना में। पन्ना वो पन्ना प्रमुख तो नहीं थे, माफ कीजिएगा, इसीलिए कर पता रहा लग हूं, जाए। ये सवाल उठना चाहिए। जैसे 65 लाख ये जारी हुआ है, 3 लाख वॉलंटियर्स का नाम, अच्छा वॉलंटियर ऐसे तो हो नहीं सकते कि बिना उनका रिकॉर्ड के ही वॉलंटियर बना लिए गए थे, फिर तो पता नहीं घुसपैठियों से करवा दिया एसआईआर अगर उनका रिकॉर्ड नहीं है। और 11 उन वॉलंटियर्स का 11 में से एक डॉक्यूमेंट नहीं है चुनाव आयोग के पास, तो हम तो ये कह सकते हैं ना, आरोप तो लगा ही सकते हैं कि भाई घुसपैठियों से आप करवा रहे थे एसआईआर। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी के सामने। आए तो बहुत बेहतर है, हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।